नमस्कार, सनसेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। कैबिनेट दिस वीक ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम देखते हैं कि इस सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से बड़े फैसले किए और इन फैसलों से कैसे सुनिश्चित होगा देश का तेज गति से विकास, कैसे सरकार की समावेशी सोच और हितकर फैसलों से आम जनता की भागीदारी होगी पूरी, और कैसे जो प्रस्ताव आम बजट में पेश किए गए थे उन पर होगा अमल। तो देखते हैं कि कैबिनेट के कौन से फैसले रहे बड़े और महत्वपूर्ण इस सप्ताह। घरेलू रसोई गैस में हुए नुकसान के लिए पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान। कंपनियां अपने घाटे की भरपाई कर रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति जारी रखें और जनता पर बोझ बिल्कुल न पड़े, यही देखते हुए मंत्रिमंडल ने लिया जनहित से जुड़ा बड़ा फैसला। पूर्वोत्तर के विकास के लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया 6,600 करोड़ रुपए का फंड। प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन के तहत अगले 4 साल में विकास के कामों पर किया जाएगा खर्च। रेल कर्मचारियों के लिए केंद्र का 1,800 करोड़ रुपए का दिवाली तोहफा। 11 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। गुजरात में टूना टेकरा दीनदयाल बंदरगाह पर बहुउद्देशीय कार्गो सुविधा और कंटेनर टर्मिनल के विकास को भी कैबिनेट की मंजूरी। भविष्य की माल ढुलाई आवश्यकताओं को पूरा करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम। बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम में भी संशोधन को मंजूरी। विधेयक में सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल की स्थापना का प्रावधान शामिल। कारोबार की सुगमता और पारदर्शिता बढ़ेगी। और अब सबसे पहले बात घरेलू रसोई गैस में हुए नुकसान के लिए पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान दिए जाने के बारे में। केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को रसोई गैस एलपीजी के घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान देगा। दरअसल भारत एलपीजी काफी मात्रा में आयात करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके मूल्यों में 300% तक बढ़ोतरी के बावजूद देश में इसकी कीमतें 72% तक ही बढ़ी। आइए देखते हैं जरा विस्तार से ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को रसोई गैस एलपीजी के घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान देगी। यह अनुदान इन कंपनियों द्वारा पिछले 2 साल के दौरान रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी को लागत से कम मूल्य पर बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाएगा। अनुदान जून 2020 से जून 2022 तक उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर एलपीजी बिक्री पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए होगा। जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है, ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है, उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। गौरतलब है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये तीनों कंपनियां उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा नियंत्रित कीमतों पर घरेलू एलपीजी बेचती है। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अवर सचिव प्रवीण खानोजा। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैबिनेट ने ये एक बड़ा फैसला दिया है, 22,000 करोड़ रुपए ऑयल पीएसयूज जो हैं मार्केटिंग कंपनीज उनको दिए हैं। सरकार जनहित से जुड़े फैसले लगातार लेती रही है और हर फैसले में सरकार की कोशिश ये होती है कि इसका फ़ायदा अंतिम आदमी तक पहुंचे। हमने देखा अपनी रिपोर्ट में कि किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें बढ़ीं, लेकिन उसके बावजूद इसका बोझ हमने
भारत में किसी आम व्यक्ति पर महसूस नहीं होने दिया, अगर हुआ भी तो उसका एक ज़रा सा हिस्सा हुआ। अब आप कैसे इसको देखते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए से पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो आगे अंतिम व्यक्ति तक एलपीजी निर्बाध रूप से आपूर्ति करती रहेंगी? देखिए हर्ष रंजन जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एलपीजी का बैकग्राउंड भी देना चाहता था, किस तरह से एलपीजी की प्राइसिंग होती है और किस तरह से वो प्राइस रेगुलेट किए जाते हैं। तो इसमें जो एलपीजी है वो बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिक्सचर है, और इंडिया में ये हर कंट्री में अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे कई जगह एलपीजी प्रोपेन ही होता है, कई कंट्रीज में। हमारे यहाँ 60% ब्यूटेन है और 40% प्रोपेन है। हमारे यहाँ जो ज्यादा 60% के लगभग हम लोग इंपोर्ट करते हैं एलपीजी, और बाकी जो क्रूड से बनता है, जो रिफाइनरी प्रोडक्ट बोला जाता है, वो एलपीजी लाइटेस्ट एक रिफाइनरी प्रोडक्ट है, गैसियस फॉर्म में आता है, उसको फिर लिक्विफाई किया जाता है। इसी तरह से इसको, तो ये जो है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं 85%। तो इस तरह से आप देखिए लगभग 90-95% हमारा एलपीजी जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। हम जो इंपोर्ट करते हैं वो भी ज्यादातर गल्फ कंट्री से करते हैं, और चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर का इंपोर्टर है, और जो एक्सपोर्टर्स हैं वो यूएस, कतर, यूएई। तो हमारा जो इंपोर्ट है वो बाय एंड लार्ज गल्फ कंट्री से है। इसको हम जब यहाँ पर डोमेस्टिक प्राइसेस जब उसको एस्टिमेट करते हैं, जिसको हम आरएसपी बोलते हैं, कि एलपीजी का आरएसपी कितना है सिलेंडर के टर्म्स में, 14.2 केजी का जो सिलेंडर है, उसको हम सऊदी सीपी के प्राइस से पैक करते हैं, मतलब उसका इंपोर्ट पैरिटी प्राइस निकालते हैं। जो सऊदी सीपी एक अरामको का प्रोड्यूसर्स का एक प्राइस है, और उसको हम देखते हैं कि इंडिया में इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो कितने का पड़ेगा। रिफाइनरीज या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उसको इंपोर्ट करेंगी, तो जो हमारी रिफाइनरीज बनाती हैं वो भी रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस इसमें वो ओएमसीज को देती हैं, और जो हम इंपोर्ट करते हैं दोनों का एक मूल्य रखा जाता है, इसको रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। और ये सऊदी सीपी जो मंथली डिक्लेयर होता है पिछले महीने का, उसको यूज करके हम उस पर डोमेस्टिक आरएसपी, इसमें सारे कंपोनेंट्स डाले जाते हैं। इंपोर्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो डाले जाते हैं, बॉटलिंग चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन, जीएसटी, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बॉटलिंग प्लांट के कॉस्ट, वो सब डाल के हमारा एक डोमेस्टिक आरएसपी बनता है। तो इसी में आप देखिए कि जो हमारा सऊदी सीपी था वो अप्रैल 20 में $236 पर मेट्रिक टन था। ये मेट्रिक टन के फॉर्म में लिया जाता है, और जो क्रूड है या पेट्रोल या डीजल है वो पर बैरल में लिया जाता है, तो ये मेट्रिक टन में है। और अप्रैल 22 में 952 था। तो जो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से और कोविड की वजह से कम हुआ, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी, और ये जैसा कि आपने बताया कि 300% ये है, 236 पर मेट्रिक टन, डॉलर्स पर, $236 पर मेट्रिक टन, और $952 पर मेट्रिक टन। ये अप्रैल 22 में हाईएस्ट गया, और ये अप्रैल 12 के बाद ये हाईएस्ट था। तब 10 साल का ये हाईएस्ट प्राइस था। पर सरकार ने इसको देख के, ध्यान रखते हुए 300% के आसपास जो बढ़त हुई उसको पास ऑन नहीं किया। तो जब आप उसको पास ऑन नहीं कर रहे, और जितना भी प्राइसेस बढ़ा और जितना भी कोविड में दिक्कतें आई, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, जो कि सारा का सारा डोमेस्टिक एलपीजी, जो आप जिसको कुकिंग गैस बोलते हैं, किचन गैस बोलते हैं, उसको उन्होंने हर दुविधा को पार करते हुए, हर प्रॉब्लम को, प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस को देखते हुए, उन्होंने हर आदमी को, हर जो कंज्यूमर है उसको वो डोमेस्टिक एलपीजी उसको उपलब्ध कराया। इसको जब इस तरह से उन्होंने एक्शन लिए, एक नेशन को देखते हुए कि एक तरह से कॉर्पोरेट सिटीजन, एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह, और पास ऑन पूरा प्राइस नहीं किया, तो उससे उनके जो नुकसान हुए उसकी भरपाई ये कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई कल, उसको भरपाई को वो दिया गया। काफी तो कुछ किया गया जी, ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। कैबिनेट के फैसले इसी हिसाब से किए जाते हैं। आपने यह भी बात की कि हमें काफ़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है और गल्फ से करते हैं, और सऊदी सीपी की बात आपने की। सीपी मैं समझ रहा हूँ कि ये सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की आप बात कर रहे हैं। क्या
ब्रीफ में थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है और किस तरीके से निर्धारित होता है, इसका पीरियड क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग ज्यादातर, हमारा जो इम्पोर्ट है वो गल्फ से है। उसके कई कारण हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पर रिसर्च भी करती रही कि जबकि यूएस जो है, अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तब भी हम गल्फ से ज्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है। तो इसलिए हमें जो नेट उसमें फायदा है कि हम, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन देखते हुए हमारी जो कंपनीज हैं अब वो बाकी सोर्सेज को भी देख रही हैं, यूएस को देख रही हैं और भी कंट्रीज को देख रही हैं जिससे एलपीजी लिया जाए। जहां तक हम गल्फ से लेते हैं तो सऊदी अरामको एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिक्लेयर करता है जो बेसिकली स्पॉट और टर्म कॉन्ट्रैक्ट। स्पॉट तो ये देखिए जो जिस तरह से डेली प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन ये मंथली प्राइस है। ये उसका कुछ एवरेज निकालते हुए प्रोड्यूसर्स जो हैं गल्फ के, वो निकालते हैं कि अरामको उनके बिहाफ पर निकाल के सऊदी सीपी के नाम से वो डिक्लेयर करता है। जैसे अभी अक्टूबर के लिए जो हमारी लोडिंग होगी वो सऊदी सीपी ने सितंबर 30, 28, 29, 30 सितंबर को निकाल देता है कि इतने डॉलर्स पर मेट्रिक टन होगा। और उसको हम लोग जब, क्योंकि हमारे पास वो अक्टूबर में एलपीजी आएगा तो हम उसको नवंबर में सप्लाई करेंगे, तो हम उसको वो यूज करते हुए नवंबर के प्राइस डिक्लेयर करेंगे जो कि अक्टूबर का होगा। जहां तक अक्टूबर का है वो हम सितंबर का जी। प्राइस। तो इस तरह से ये मंथली प्राइसेस हैं, ये प्रोड्यूसर्स प्राइसेस हैं और उसके बेसिस पे हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस बिल्डअप जो बोलते हैं वो किए जाते हैं। जी जी प्रवीण जी, हमारे देश में जहाँ तक एक अंदाज़ा, एक फिगर है हमारे पास कि लगभग 30 करोड़ एलपीजी के कनेक्शंस मौजूद हैं हर घर में। तो अगर 30 करोड़ घरों में एलपीजी के कनेक्शन मौजूद हैं और एक घर में हम आमतौर पे मान लें कि 4 लोग रहते हैं, तो इसका मतलब आज के डेट में 120 करोड़ जनता सीधे एलपीजी से जुड़ी हुई है। इस बारे में कोई और फिगर्स हो आपके पास तो आप बता सकते हैं। इसमें देखिए, जब 2016 के आसपास जब इसको देखा गया तो लगभग 60% का पेनिट्रेशन था। आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे हर घर में एलपीजी नहीं थी, लगभग 7% ही था। तो जो प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना आई और हर जगह एक कंडीशन या एलिजिबिलिटी कंडीशन देखते हुए सबको ये मुफ्त हमने चूल्हा और सिलेंडर दिया और बाद में उसकी रिफिलिंग उन्होंने अपने पैसे से की। तो इस तरह से जो किया गया उससे आज की तारीख में हम आजकल नियर सैचुरेशन बोलते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री की साइट पर जाइए जी, तो जी। अब जो उज्ज्वला के हमारे जो नए उज्ज्वला 2.0 भी उसमें हम बस 1 करोड़ लिया है और आगे भी हम ले रहे हैं। तो इसमें मुफ्त कनेक्शन है, रिफिलिंग, और ये हम नियर सैचुरेशन पहुंच चुके हैं। और जो आप आंकड़ों की बात कर रहे थे तो इसमें डीबीटीएल कस्टमर्स हैं 28.9, 31.17 करोड़ का हमारे कनेक्शंस हैं और उज्ज्वला के हैं 9.55 करोड़ जो कस्टमर्स हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि 21 मई 2022 से हम 200 रुपए पर सिलेंडर उज्ज्वला कस्टमर्स को टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। जी जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि जस्ट हम अपने घर के किचन में गैस जलाते हैं और सिलेंडर ख़त्म होते ही दूसरी सिलेंडर कैसे आ जाता है, उसके पीछे की कितनी लंबी कहानी होती है। सप्लाई चेन कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है और कैसे सरकार इस मामले में गैस हम तक पहुंचे, इसके लिए तेल विपणन कंपनियों के द्वारा कोशिश जारी रखती है। इस कार्यक्रम में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के आएंगे बाद और बात करेंगे कि कौन से कैबिनेट के और फैसले हैं जिससे आम जनता को सीधे होने जा रहा है फायदा। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और अब बात करेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को लेकर सरकार द्वारा नई योजना को मंजूरी देने की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 4 वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दे दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है पीएम डिवाइन योजना। इस नई योजना के लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
उत्तर पूर्वी राज्यों में ढांचागत और अन्य सामाजिक संरचना के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी गई है। यह स्कीम 4 सालों 2025-26 तक के लिए होगी। पीएम डिवाइन के जो मूल उद्देश्य हैं वो पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना, पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविकाओं की गतिविधियों को सक्षम करना और विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट गैप्स को भरने का काम भी करेंगे। इसकी 500 करोड़ तक की लिमिट रहेगी। सोशल डेवलपमेंट के काम आएगा, लाइवलीहुड के काम आएगा। सरकार ने फरवरी में बजट के समय पीएम डिवाइन योजना का ऐलान किया था। अब कैबिनेट ने इसे शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये योजना देश के पूर्वोत्तर इलाके में विकास से जुड़ी है। पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट योजना के तहत पूर्वोत्तर में पीएम गति शक्ति की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। इसे लागू करने का काम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल करेगी। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव लोक रंजन। लोक रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। आपको नमस्कार और धन्यवाद। तो हमने देखा किस तरीके से 6,600 करोड़ रुपए कैबिनेट ने कल मंजूर किए, और पूर्वोत्तर की बात करें तो हो सकता है कि हम पहले अगर वहाँ गए हों और किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने में 6 घंटे लगे हों, तो आने वाले समय में वो दूरी जो है हम 40 मिनट में ही पूरी कर लें, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और टनल्स का विकास हमने देखा है कि वहाँ हो रहा है, वो सिर्फ ये दर्शाती है कि सरकार के पास एक सोच है, एक इच्छा शक्ति है। ये चीज़ें तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन मंत्रालय में सचिव होने के नाते आप ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और वो कौन से एरियाज़ हैं जिससे डेवलपमेंट की अभी बहुत ज़रूरत है और आप लोग काम कर रहे हैं। जी, ये इस मंत्रालय के लिए और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक बड़ा मौलिक प्रश्न है जो आपने किया। अभी हम लोगों की तरफ से उत्तर पूर्व के विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसका केंद्र बिंदु इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। विशेष तौर पे रोड्स के ऊपर में काफ़ी काम होता है और ये वहाँ पर ज़रूरत भी है। परंतु जो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, पीएम डिवाइन, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं जी, इसके माध्यम से हम ऐसे क्षेत्रों में भी विकास करने का प्रयास करेंगे जो अभी तक तुलनामूलक भाव से थोड़े अछूते रहते थे। जैसे सामाजिक विकास की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, इसमें भी हम अपने यहाँ योगदान दे पाएंगे। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये यहाँ के निवासियों की आजीविका के जो उपाय हैं उनको बढ़ावा देना, और इसमें विशेष तौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए आजीविका के साधन जुटाने का प्रयास किया जा सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक हम जो प्रयास करते थे उनका, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता था वो थोड़ा कम होता था। 12 करोड़ 15 करोड़ के औसत के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स अभी तक रहते आए हैं। इस इनिशिएटिव में हम 500 करोड़ तक की लागत वाले प्रोजेक्ट्स उनको यहाँ पर हम लागू कर सकते हैं, और साथ ही साथ आजीविका से संबंधित जो परियोजनाएं हम बना रहे हैं वे केवल एक चरण के ऊपर ध्यान न देके आरंभ से लेके अंत तक जितने कार्य करने पड़ेंगे उस आजीविका परियोजना को सफल करने के लिए जी, उन सभी को लेकर हम वहाँ का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसका रूपायन कर सकते हैं, जी, जिससे न केवल रोजगार की सृष्टि हो, पर उससे होने वाले कार्यों के माध्यम से अगर उनके उत्पादों को बाजार में बेचना है, इवन यहाँ तक कि आजकल की प्रणाली के हिसाब से उसको ई-मार्केटिंग के माध्यम से पूरे देश और यहाँ तक कि पूरी दुनिया से भी जोड़ा जा सकना है अगर, तो उसका भी प्राविधान करते हुए ही ये आजीविका के कार्यक्रम इस इनिशिएटिव के माध्यम से किए जाने का निर्णय किया गया है। लोक रंजन जी,
लोक रंजन जी, आपने हेल्थ सेक्टर की भी बात की पूर्वोत्तर क्षेत्र में कि वो डेवलप हो। हॉस्पिटल्स पर भी काफ़ी कुछ शायद काम चल रहा है वहाँ, कुछ बताएंगे? जी, अवश्य। जो बजट का अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें भी ऐसे प्रकल्प का उल्लेख है, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जो टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट है, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है कि वे गुवाहाटी में 2 प्रकार के कैंसर को वहीं पर उसका उपचार करने के लिए सुविधाएँ और जो संरचना उसके लिए चाहिए होती है, उसको प्रदान करना चाहेंगे। जी। तो ये भी पीएम डिवाइन के माध्यम से होगा। इससे अ, विश्व स्तरीय कैंसर उपचार की सुविधाएँ तो वहाँ पर अवश्य ही उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ जो रोगी तथा उनकी परिचर्या करने के लिए जिन लोगों को दूर जाना पड़ता है, कभी मुंबई में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, उसके ऊपर में जितना खर्चा उनका होता है, वो भी उनके लिए जी। काफ़ी जी। भारी पड़ता है। तो अब वो चीज़ उनको वहीं अपने नज़दीक उसी क्षेत्र में मिलेगी। जी, जी, तो जी, जी, ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि अगर गुवाहाटी में ये होगा तो ना सिर्फ असम के लोगों को बल्कि आसपास के जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, यहाँ तक कि त्रिपुरा से लोग आएंगे और काफ़ी कुछ उनका पैसा बचेगा। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, बाकी क्षेत्रों में भी पूर्वोत्तर में काम तेज चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोक रंजन जी, आपने संसद टीवी से बातचीत की और विस्तार से प्रकाश डाला। जी, नमस्कार। और कैबिनेट दिस वीक में अब बात करेंगे गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की। गुजरात में टूना टेकरा दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को मंजूरी देने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला महत्वपूर्ण है और ये बंदरगाह आधारित विकास और व्यापार का केंद्र बनने के भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में टूना टेकरा दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जाएगा। एक बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि पीपीपी मोड के अंतर्गत बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के मोड पर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है और साथ ही साथ मल्टीपर्पस कार्गो का भी वहां पे डेवलपमेंट हो। ये 2 निर्णय वहां पर लिए गए। दीनदयाल बंदरगाह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी तट पर स्थित है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रियायती अवधि के दौरान अप्रोच चैनल, बर्थ पॉकेट और टर्निंग सर्कल को गहरा और चौड़ा करके 18 मीटर तक के जहाजों को संभालने की अनुमति होगी। और चलते चलते आपको कैबिनेट के एक और महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दे देते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस प्रदान करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे रेलवे के 11 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हर वर्ष दशहरा पूजा के अवसर पर रेलवे कर्मियों को उत्पादकता बोनस प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मियों को 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत पात्र रेल कर्मियों को 78 दिन के लिए अधिकतम 17,950 रुपये का भुगतान किया जाएगा। दिवाली से पहले ये उनका दिवाली बोनस हो गया। कैबिनेट दिस वीक के आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे कैबिनेट के अहम फैसलों के साथ कि कैसे हर फैसला सरकार का आम जनता के लिए हितकर साबित हो रहा है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।